नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, पिछली बार की तरह ये सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्टडी करेंगे आज 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पाठ नंबर 6 जैव प्रक्रम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के विषय में। और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के मध्य अंतर स्पष्ट भी हम करेंगे। राइट, तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आपसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां पर देखिए बच्चों, आपको एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए बच्चों। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न भिन्न पथ यहां पर आपको दर्शाए गए हैं। अर्थात भिन्न भिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उसके बारे में ये चार्ट प्रदर्शित किया गया है। अब बच्चों होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो अलग अलग स्टेजेस में उसका पाचन होता है। जैसे हमारे आमाशय में पाचन, हमारे पेट में पाचन और उसके बाद क्षुद्र आंत अर्थात छोटी आंत में उस भोजन का पाचन। तो बच्चों जब भोजन का पाचन होता है तो जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन वाला अणु होता है। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6। तो बच्चों कार्बन के 6 अणु वाला ये ग्लूकोज ये अंतिम उत्पाद होता है जो भोजन हम खाते हैं उसके पाचन के बाद। अब असली कहानी शुरू होती है बच्चों अब कि जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज का विखंडन या उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस किस पथ से कैसे कैसे हो सकता है आइए जानेंगे। बच्चों सबसे पहले देखिए, जो ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ है वो कोशिका द्रव में उसका विखंडन होता है पाइरुवेट में या फिर कहें पाइरुविक एसिड में। राइट, जो कि 3 कार्बन वाला अणु होता है और थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा विखंडित होती है। तो इधर सिंपल स्टेप है बच्चों कि जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ उस ग्लूकोज का विखंडन होता है पाइरुविक एसिड में। और ये कहां पर होता है, कौन सी साइट में होता है? कोशिका द्रव में विखंडन होता है ये। ठीक है, तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव के अंदर होता है और किस में बदलता है, किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट में। क्लियर, ये था पहला स्टेज। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये जो पाइरुवेट हमें प्राप्त हुआ 3 कार्बन वाला अणु, अब इसका विखंडन, इसका ऑक्सीकरण बच्चों 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस पाइरुवेट का विखंडन, दूसरा होता है ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो इस पाइरुवेट का विखंडन, और तीसरा जब ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती तो इस पाइरुवेट का विखंडन कैसे होता है अब हम जानेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों ये पाइरुवेट जो पाइरुविक अम्ल प्राप्त होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। तो बच्चों इस पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का जो विखंडन होता है दूसरी स्टेज में वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ये पाइरुवेट का विखंडन होता है और किसमें कन्वर्ट होता है? हमें प्राप्त होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत मात्रा में ऊर्जा। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्राप्त होते हैं हमें ऊर्जा के रूप में। राइट, तो बच्चों ये बात थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन। राइट, अब हम बात करेंगे जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पाइरुवेट का विखंडन कैसे होगा। अब देखिए बच्चों, आपने कई बार एक्सरसाइज की होगी, बहुत बार आप भागा दौड़ी करके आते हो, तो जब आप एक्सरसाइज या रनिंग करके आते हो तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी सांस फूलती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो जब ऑक्सीजन का अभाव हमारे शरीर में होता है तो हमारी पेशीय कोशिका के अंदर लैक्टिक अम्ल में कन्वर्जन होता है इस पाइरुवेट का। राइट, तो जो पाइरुविक अम्ल है ये ऑक्सीजन के अभाव में इसका विखंडन किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल में। राइट, तो लास्ट में हमें जो प्राप्त होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। कितनी? 3 कार्बन वाला जो अणु होता है लैक्टिक अम्ल ये प्राप्त होता है और थोड़ी सी मात्रा में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें प्राप्त होते हैं इस ऑक्सीजन के अभाव में जब ये पाइरुवेट का विखंडन होता है। तो इस केस में हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्राप्त कितने होते हैं बच्चों? 38 मॉलिक्यूल। याद रखना बच्चों इस बात को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो हमारी बॉडी में, हमारी पेशीय कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द का हमें अनुभव होता है। और जब थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल स्वतः ही समाप्त हो जाता है जिसकी वजह से हमें आराम महसूस होता है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये वाला फैक्टर कि ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट का विखंडन किस प्रकार होता है और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो
ये जो पायरुवेट का विखंडन होता है ये कौन सी साइट में होता है? जैसे पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। और लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था? जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा। इसी प्रकार जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो कौन सी साइट में होता है? हमारी पेशीय कोशिकाओं में ये पायरुवेट का विखंडन होता है बच्चों। और लास्ट में क्या प्राप्त होता है पायरुवेट से? लैक्टिक अम्ल, जो कि 3 कार्बन अणु वाला एक यौगिक होता है, राइट। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। लास्ट स्टेज देखिए, जब ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति होती है, अर्थात जब शरीर में ऑक्सीजन होती ही नहीं। और ये केस बच्चों हमारे लिए कभी नहीं होता, क्योंकि सजीव, जो हम सजीव हैं, जो मनुष्य हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन या तो उसका अभाव हो सकता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन हो सकती है, या ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा मनुष्य में कि ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। तो बच्चों ये केस होता है किसमें? यीस्ट में। आपने यीस्ट का नाम सुना होगा। तो यीस्ट के अंदर ये अवायवीय श्वसन होता है। और याद रखना बच्चों, ये 2 केसेस थे अवायवीय श्वसन के, और जो नीचे वाला केस था ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है। पायरुवेट का जो विखंडन होता है, उस पायरुवेट का जो ऑक्सीकरण होता है वो किस में होता है? अंत में उससे प्राप्त होता है एथेनॉल, C2H5OH, जो कि एक अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ऊर्जा के इसमें भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी प्राप्त हुए, ऑक्सीजन के अभाव में भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्राप्त हुए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर आपने देखा कि पायरुवेट, जिसका ग्लूकोज से विखंडन होने के बाद पायरुवेट बना था, उसका भी विखंडन 3 प्रकार से हुआ। पहले 2 प्रकार अवायवीय श्वसन के उदाहरण हैं, और तीसरा प्रकार जो है वो है वायवीय श्वसन, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसीलिए इसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उसे अवायवीय श्वसन के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो बच्चों ये बेसिक सा डिफरेंस था जो कि आपको याद रखना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये। अब हम बात करेंगे बच्चों डिफरेंसेस की। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के मध्य अंतर क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला अंतर देखिए बच्चों कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जो श्वसन होता है उसे कहते हैं वायवीय श्वसन। लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर ऑक्सीजन के अभाव में होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो पायरुवेट होता है उसका पूर्ण विखंडन होता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें प्राप्त होते हैं ऊर्जा के रूप में। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता और हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्राप्त होते हैं इसी वजह से। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल होते हैं। बिल्कुल जैसा आपको मैंने बताया था कि वायवीय श्वसन में जब पायरुवेट का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होते हैं और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्राप्त होते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होते हैं या फिर एथेनॉल। लैक्टिक अम्ल कब होते हैं बच्चों? जब ऑक्सीजन का अभाव होता है। लेकिन एथेनॉल हमें कब प्राप्त होता है? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यीस्ट में आपने एग्जाम्पल देखा था यीस्ट का, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है ऑक्सीजन की, तो वहां पर हमें इथेनॉल प्राप्त होता है। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, जैसे हम रनिंग करते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये दोनों अंतिम उत्पाद हैं बच्चों। एक तो है वायु की या ऑक्सीजन की अभाव में वो लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है वहां पर हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगला देखिए, वायवीय श्वसन में काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होती है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है। पांचवा पॉइंट देखिए बच्चों, वायवीय श्वसन क्रिया उच्च जीवधारियों में होती है, जैसे ज्यादातर पौधों में, जंतुओं में, मानव, हिरण, पक्षी इत्यादि सब में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें वायवीय श्वसन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन ये क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे यीस्ट, फीता कृमि इत्यादि। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन होता है। लेकिन जो उच्च जीवधारी हैं जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनमें वायवीय श्वसन होता है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चों। और लास्ट,
वायवीय श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बच्चों कोशिका द्रव में तो आपको पता है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में। उसके बाद जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है, तो पायरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। और लास्ट में क्या प्राप्त होता है, उससे हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। लेकिन अवायवीय श्वसन में होता क्या है कि ये जो कोशिका द्रव होती है और मानव की जो पेशी कोशिका होती है उसमें इसका विखंडन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो हमारे शरीर की पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल में ये जो पायरुवेट है उसका विखंडन होता है और लास्ट में हमें प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। लेकिन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन का बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर, तो वहां पर जो इसका विखंडन होता है पायरुवेट का, वो होता है किसमें, एथेनॉल में। और वो कहां पर होता है, वो होता है कोशिका द्रव में। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बच्चों कि अवायवीय श्वसन में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो पायरुवेट का विखंडन कोशिका द्रव में होता है और लास्ट में प्राप्त होता है एथेनॉल। और जब अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का अभाव अर्थात ऑक्सीजन कम होती है तो उस पायरुवेट का विखंडन होता है पेशीय कोशिका में और लास्ट में क्या प्राप्त होता है, लैक्टिक अम्ल। तो एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए और ये अंतर आपको आने चाहिए। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। मैं आशा करता हूं कि जो कंफ्यूजन आपको इस कंटेंट को लेकर या इस टॉपिक को लेकर रही होगी, अब वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।